हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है वो टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है, या फिर केवीएस से संबंधित जो भी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से फॉर्म भरे हैं जिन लोगों ने, या अन्य कोई भी परीक्षा आप देना चाह रहे हैं टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, या फिर कोई भी परीक्षा जिसमें फिजिकल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं या खेल स्वास्थ्य से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए, आने वाली परीक्षाओं में भी आ सकते हैं। ठीक है, या फिर एलटी ग्रेड यूपी की जो भर्ती आने वाली है उसमें भी हमारे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। आइए पहला क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्या, शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित इकाई कौन सी? एकक इकाई, जीवित एकक इकाई पूछी गई है इसमें। कोशिका होगा, ऊतक होगा, कार्टिलेज होगा या मांसपेशी होगी? तो इसमें कोशिका जो होती है वो आपकी एकक इकाई मानी जाती है, प्रारंभिक जीवित इकाई शरीर की। दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का, समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? जीव द्रव का, ऊतक का, त्वचा का या मांसपेशी का? तो ये जो कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के कुछ उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती है, जो तत्व निर्माण होता है कोशिकाओं से मिलकर के जो तत्व बनता है वो कौन सा बनता है? वो बनता है आपका ऊतक। ठीक है, पहले कोशिका होती हैं और कोशिका से बड़ा होता है ऊतक, कोशिकाओं से मिलकर के बनता है वो ऊतक बनते हैं, ऊतक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊतक मुक्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो ऊतक जो होते हैं वो होते हैं आपके 5 प्रकार के, 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अस्थियों का निर्माण होता है कार्टिलेजों से, खनिज लवणों से, कार्बनिक पदार्थों से या इन सभी से? कार्टिलेजों से भी होता है, खनिज लवणों से भी होता है और कार्बनिक पदार्थों से भी होता है अस्थियों का निर्माण। ठीक है, तो गर्भाशय में जो अस्थियों का निर्माण होता है वो इन्हीं चीज़ों से होता है, इससे और इनसे मिल करके। क्योंकि वैसे तो हम कहते हैं कि भाई कैल्शियम या फिर फास्फोरस से मिलकर के हड्डियों का निर्माण होता है, तो फिर पेट के अंदर कैसे होता है? वो तो फास्फोरस आयरन खाता, फास्फोरस भी नहीं खाता और आपका जो कैल्शियम भी नहीं खाता, लेकिन उसका जो निर्माण होता है अंदर हड्डियों का, वो निर्माण कार्टिलेजों से, खनिज लवणों से और कार्बनिक पदार्थों से होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि इन सभी के योग से इसका निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है, अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित कौन रहता है? कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और यूरिक सल्फेट, या इनमें से कोई नहीं? तो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके अस्थियों के अंदर उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियों की बात हो रही 204, 206, 208 या 210। तो हमारे शरीर के अंदर कितनी होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, और अगर नवजात शिशु की बात आ जाएगी तो 206 से अधिक हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, कि 5 मतलब 211 भी वो कह सकता है, या फिर कहीं कहीं कॉलम जो पुराने आते थे उसमें 270 तक लिखी हुई होती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हमारी खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां हैं? खोपड़ी के अंदर की बात हो रही है, 22, 20, 14 या 8? खोपड़ी के अंदर हमारी अस्थियां कितनी होती है? तो खोपड़ी के अंदर जो होती हैं कुल 22 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मस्तिष्क के अंदर तो 14 होती हैं, 16 होती हैं, 11 होती हैं या 8 होती हैं? तो मस्तिष्क में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 8 होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव रीढ़ में हड्डी की कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? हड्डी कितनी कशेरुकाएँ हैं? 33 हैं, 26 हैं, 28 है या 36 हैं? तो रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुकाओं की संख्या है वो होती है आपकी 33। शरीर के ऊर्ध्व भाग, बाहु आदि में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? दोनों बाहों की बात हो रही है। हमारी बॉडी का जो दोनों शरीर है, दोनों हिस्से होते हैं ये। ठीक है, तो इसमें जो दोनों हाथ हैं इस साइड पे, दोनों हाथ, इन दोनों हाथों में कितनी अस्थियां होती हैं? दोनों तरफ के जो हाथ होते हैं इन दोनों में कितनी होती हैं? तो यहाँ से लेकर के और हमारे पंजे तक, ठीक है, हमारा जो पंजा होता है, हाथ हाथ के पंजा होता है, वहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब दोनों हाथों की बात चली, कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो इन दोनों को मिलाकर कितनी है? 62, 64, 66 या 72? दोनों में मिलाकर होती हैं आपकी 64 हड्डियाँ। कितनी होती हैं? 64। अगला क्वेश्चन है, शरीर के आधा भाग, जांग आदि में कितनी अस्थियां होती हैं?
मतलब पैर जांग से लेकर के नीचे तक की हड्डियों की बात हो रही है। 62, 64, 66 या 74 कितनी होती हैं? तो हमारे शरीर का जो होता है निचला भाग, ठीक है, ये जो निचला भाग है ये ठीक इसकी बात हो रही है कि इसमें कितनी आपकी यहाँ पर आपका पंजा हो जाता है ये समझ लीजिए, ठीक। तो इसमें जो पूछी जा रही कितनी अस्थियाँ होती हैं, यहाँ से लेकर के आपकी यहाँ तक जो अस्थियाँ होती हैं कमर से नीचे, उसकी बात हो रही है। पंजे उंजे में सभी में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो इसमें अस्थियों की जो संख्या होती है वो होती है कितनी? 62 कुल अस्थियाँ होती दोनों पंजों मिला करके। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? हमारे शरीर के अंदर पसलियाँ, अब पसलियों की बात हो रही है। जो हमारे शरीर में पसलियाँ होती है शरीर में, ये इस तरह जो पसलियों का निर्माण होता है, उन पसलियों की बात हो रही है कि किस तरह से असलियाँ, मतलब कितनी पसलियाँ होती हैं? 12 होती हैं, 10 होती हैं, 14 होती हैं, 8 होती हैं। शरीर में कितने जोड़ी तो 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि अगर कुल पूछी जाएंगी तो 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? अस्थि संधि के अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो अस्थि संधि की बात हो रही है, ठीक है। ये इस तरह जो हमारी मान लो दोनों अस्थियाँ, मान लो घुटने की अस्थि समझ लीजिए आप, ठीक है। इस तरह जो अस्थियाँ होती हैं, तो अस्थियों के बीच में जो कौन सा तरल पदार्थ होता है जो हमारी हड्डियों को घिसने से बचाता है, उसकी बात हो रही है। तो साइनोवियल फ्लूइड्स होता है, साइनोवियल थर्मल होता है, या फाइनाइल फ्लूइड्स होता है, या फाइनाइल थर्मल होता है। तो ये जो होता है वो होता है आपका क्या, 13 का पहला होगा, साइनोवियल फ्लूइड्स इसमें पाया जाता है, जिसके कारण हमारी हड्डियाँ घिसती नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जल संधि पाई जाती? कौन सी संधि जल संधि है? वो जल नहीं भाई, चल संधि की बात हो रही है। तो चल संधि मतलब चलने वाली। कलाई की संधि, कपाल की संधि, गेंद गदा संधि या कोहनी की संधि। तो कौन सी चल संधि है, कौन सी अचल संधि है, ठीक है। तो इसमें अगर चल संधि की बात हो रही है तो कपाल की जो संधि है वो नहीं पाई जा रही है, मतलब चल संधि नहीं है। तो कलाई की संधि भी चलती है आपकी, जो हाथ पैर चलाते हैं हम लोग, या फिर गेंद गदा संधि जो मुड्ढे की संधि हमारी होती है, ये भी होती है हमारी। कोहनी की संधि ये भी हमारी चलती है। लेकिन कपाल की संधि यानी जो हमारे मस्तिष्क में होती हैं हड्डियाँ, उनकी वो संधियाँ क्या है, चलती नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, इसलिए वो चल संधि नहीं कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ जो पूछा गया था क्वेश्चन वो था, नहीं पूछा गया था, चल संधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, गेंद और गदा संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? गेंद और गदा संधि, ठीक है। तो ये घुटने में पाई जाती है, कंधे और कूल्हे में पाई जाती है, जांग में, रीढ़ की हड्डी में। तो गेंद और गदा जो हड्डी होती है वो आपकी कहाँ पाई जाती है? आपकी पाई जाती है कूल्हे में, और आपकी पाई जाती है कंधे में। कूल्हे और कंधे में हमारा जो कंधा होता है शरीर का, ये भाग, तो यहाँ पर इस तरह से एक, और फिर इस तरह से यहाँ पर एक जॉइंट सा पाया जाता है, ठीक, कंधे में यहाँ पर। इसी तरह से हम इस हाथ के लिए हम 360 तक घुमा लेते हैं। ऐसे ही हमारा पैर में नीचे जहाँ पैर की हड्डी होती है वहाँ भी इस तरह से यहाँ पर एक जोड़ होता है हमारे पैर की हड्डी में, ठीक है। जो पैर की हड्डी होती है वहाँ भी इस तरह से गेंद और गदा संधि पाई जाती है। तो इसमें कौन सी होती है? गेंद और गदा संधि पाई जाती है हाथ में, और मतलब कंधे और कूल्हे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार चल संधि है? चूड़दार भी है और चल संधि भी है। तो पार्श्व संधि है, कंधे की संधि है, कलाई की संधि है, घुटने की संधि है। तो चूड़दार है और चल संधि है। तो ये है हमारी कौन सी? घुटने की संधि, मतलब एक साइड पे घुटने की भी हम कह सकते हैं इसमें, या फिर हमारी बाजू की जो संधि होती है, काहे की होती है? हमारी जो कोहनी में संधि पाई जाती है, ठीक है। जो कोहनी में यहाँ पर संधि पाई जाती है उसकी बात हो रही है, या घुटने में हो या फिर आपकी कोहनी में हो, ये संधि क्या है? चूड़दार ही होती है। क्योंकि एक साइड पे ये इधर से यहाँ तक तो आ सकती है, लेकिन एक ऐसा भी वो आएगा कि एक सीधा होने के बाद ये पीछे नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसको चूड़दार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली और दूसरी रीढ़ कशेरुका को एटलस और एक्सिस के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? चल संधि, अचल संधि कहेंगे, फिसलने वाली संधि कहेंगे, कीलदार संधि कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो होती है वो होती है आपकी कीलदार संधि होती है। ठीक है, 17 का आपका कौन सा होगा? सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मानव शरीर के कुल भार में मांसपेशियों का भार कितना होता है? मांसपेशियां कितनी होती है शरीर के भार से? 30% होती हैं, 40%, 45 या 65%? तो ये शरीर के भार से मांसपेशियों का जो भार होता है वो 45% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती हैं? मांसपेशियां कितनी होती हैं? 516, 500 या 603 या 600, 206? तो इसमें देखो कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सही हो। ये इसमें जो मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं वो होती है 639 मांसपेशियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां ऐच्छिक हैं? फेफड़े, हृदय, आंत या हाथ? ऐच्छिक पेशियां पाई जा रही हैं हमारे शरीर में। कैसी होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, अनैच्छिक और ऐच्छिक पेशियां होती हैं। अब देखिए इसमें कौन सी ऐच्छिक पेशी आपकी पाई जा रही है जो हमारे इच्छा अनुसार चल सकती है? फेफड़े, आंत, हृदय या हाथ? तो हमारे इच्छा अनुसार क्या चल सकता है? हाथ चल सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक मांसपेशियां हैं? तो कौन सी? हाथ, पैर, जीभ या हृदय? तो अनैच्छिक जो हमारे इच्छा अनुसार ना कार्य करके स्वेच्छा से कार्य करती है, अपने आप चलता रहता है, वो काम है हमारे हृदय का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप का कार्य करता है? पंप का कार्य कौन सा अंग कर रहा है? हृदय कर रहा है, यकृत कर रहा है, अग्नाशय या फेफड़े? तो हमारे यहाँ पंप का जो कार्य करता है वो क्या करते हैं? फेफड़े। फेफड़े जो वो नहीं, फेफड़े नहीं भाई, क्या? हृदय। हृदय जो है हमारे शरीर में ब्लड पहुंचाने का काम करता है पूरे में, तो ये एक पंप का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर शोधन कार्य किस अंग द्वारा किया जाता है? रुधिर का शोधन कार्य किसके अंग के द्वारा? यकृत द्वारा, वृक्क द्वारा, धमनियों द्वारा या हृदय द्वारा? तो शोधन का कार्य जो है वो आप किसके द्वारा करेंगे? वो किया जाता है, हृदय द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं? अशुद्ध रुधिर को हृदय तक पहुंचाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं? धमनी, शिराएं या फिर नलिकाएं या नसें? तो अशुद्ध रुधिर को जो हृदय तक पहुंचाती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? वो होती हैं आपकी कौन सी होंगी? ये है आपका शिराएं। शिराएं जो हैं वो अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती हैं और धमनियां जो है शुद्ध रुधिर को लेकर के जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय में शुद्ध रुधिर को लाने वाली नलिकाएं कहलाती हैं? तो क्या? धमनी, शिराएं, नलिकाएं, वो लली, क्या लिखा है ये? ललिकाएं, यहाँ नलिकाएं होता है। ठीक है, फुफ्फुस। तो ये होती है आपकी धमनी। धमनी जो है वो शुद्ध रुधिर को लेकर के आती जाती है। रक्त के अनुपानता कितना पानी होता है? रक्त में पानी कितना परसेंट होता है? 90, 10%, 40%, 60 या 90%? तो अनुमानता जो रक्त के अंदर पानी का परसेंट है वो आपका 90% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम, 220 ग्राम, 300 ग्राम या 325 ग्राम? तो सामान्यतः स्त्रियों के हृदय का जो भार होता है वो 250 ग्राम के करीब होता है। 27 का आपका ये सही होगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः पुरुषों और हृदय का भार कितना? पुरुषों में हृदय का भार पूछा जा रहा है। 220 ग्राम, 275 ग्राम, 300 ग्राम या 325 ग्राम? तो इनका भार जो होता है वो 300 ग्राम के करीब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? फेफड़े, हृदय, यकृत या वृक्क? तो 75% ऑक्सीजन का जो कार्य करता है वो हमारा फेफड़ा कार्य करता है। ठीक है, ये शोधन कर लेता है 75%। 29 का आपका 29 का जो होगा वो बी होगा। शरीर, मानव शरीर के में गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? फेफड़े करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने बार स्पंदन करता है? 1 मिनट में हृदय कितने बार स्पंदन कर लेता है? 16 बार, 20 बार, 37 बार या 72 बार? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार स्पंदन करता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता? रक्त में विद्यमान ऐसा कौन सा तत्व जो ना हो? प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं या ग्लाइकोजन? तो ग्लाइकोजन जो है वो हमारा रक्त के अंदर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त को जमने में सहायता करती है? प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इनमें से कोई नहीं? तो क्या काम करता है आपका? प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है आपका रक्त को जमने में कार्य करता है।
अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है विकिरण के कारण, ऑक्सीजन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या गोल होने के कारण। तो ये जो है हीमोग्लोबिन के कारण हमारा रक्त जो है वो लाल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण मुख्यतः होता है यकृत में, फेफड़ों में, हृदय में, अस्थि मज्जा में। तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं, इस तरह से हमारी क्या है अस्थियां होती हैं जो, ठीक है। तो जो अस्थियां होती हैं उस अस्थियों को जो लोग मतलब चिकन उकन वगैरह खा लेते होंगे, उन्होंने अस्थियों उन्होंने देखा होगा। तो अस्थियों के जो बीच में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक जो लसलसा पदार्थ होता है यहाँ पर पाया जाता है, जो इसमें सफ़ेद कलर का भी होता है, ये सफ़ेद कलर का और लाल का भी होता है। तो जहाँ लाल होता है वो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण करते हैं, और जहाँ पर वो सफ़ेद होता है जो वो सफ़ेद कणिकाओं का निर्माण करती है। मतलब लाल लाल और श्वेत दोनों रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो हमारे हड्डी के अंदर ही होता है, अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है मुख्य कार्य? ऑक्सीजन ढोना या तापमान को नियंत्रित करना, रोगों से बचाव, रक्त का थक्का जमाना। तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो कार्य होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य पूछा जा रहा है आपका। तो रक्त का थक्का जमाना, रोगों से बचाव, तापमान नियंत्रण या ऑक्सीजन ढोना। तो इसका काम है आपका रोगों से बचाना। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? 15 फुट, 12, 18 फुट, 22 फुट या 25 फुट। तो हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है उसकी लंबाई जो है वो 22 फीट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और रेनिन नामक रस भोजन में विलय होते हैं यकृत से, अमाशय से, छोटी आंत से या लाल और लार ग्रंथियों से। तो 38 का आपका कौन सा होगा? 38 का है बी आपका, अमाशय से होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या मुख में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? 39 का देखिए। तो 39 का जो होता है, 39 का है सी आपका, कौन सा है? यकृत में। पित्त रस का जो निर्माण होता है वो यकृत के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, यकृत का भार कितना होता है? तो यकृत का भार पूछा जा रहा है। तो 1.5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम। तो यकृत का भार जो है वो होता है करीब 1.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 12 बार, 12 से 14 बार, 14 से 16 बार या 16 से 20 बार। तो मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार करीब सांस ले लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? 10, 12, 31 या 44। तो मस्तिष्कीय तंत्रिकाओं के जो जोड़े हैं वो होते हैं आपके कितने? 12 जोड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, मेरु तंत्रिकाओं के कितने जोड़े होते हैं? मेरु तंत्रिकाओं की बात हो रही है, 21, 26, 31 या 44। तो मेरु तंत्रिकाओं के जो जोड़े होते हैं वो होते हैं 31 आपके। अगला क्वेश्चन है, 44वां, मस्तिष्क भार का लगभग कितना होता है? मस्तिष्क भार लगभग कितना होता है? मस्तिष्क का भार पूछा जा रहा है, 40 और 41 और 44 औंस या 27 औंस। तो मस्तिष्क का जो भार है वो होता है आपका 40 औंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, स्त्री गर्भाशय अपने समान आयाम और आकार से लगभग कितना विस्तार कर देता है? कितना विस्तार हो जाता है? स्त्री गर्भाशय की बात हो रही है। तो 100 गुना, 400 गुना, 700 गुना या 900 गुना। तो स्त्री गर्भाशय जो है करीब 900 गुना तक ये बढ़ जाता है। अगर इसका लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाए तो इसकी 1.5 2 इंच होती है। कितनी होती है? 1.5 से 2 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई होती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सभी अस्थियों वो शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन किस ग्रंथि द्वारा होता है? शरीर की सभी ग्रंथियों का संचालन और निर्देशन, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या अधिविरक्त ग्रंथि। तो ये जो ग्रंथि होती है वो होती है आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा सारी शरीर के संचालन ग्रंथियों को किया जाता है। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सा ग्रंथ
आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि? तो 47 का आपका आंसर होगा बी, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि कौन सी होती है? युवावस्था के लिए उत्तरदायी ग्रंथि थाइमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? तो युवावस्था के लिए उत्तरदायी होती है वो होती है आपकी कौन सी? 48 का आंसर होगा पहला, थाइमस ग्रंथि जो है युवावस्था के लिए उत्तरदायी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका एड्रेनियल नामक हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? किस ग्रंथि से स्रावित होता है एड्रेनिलिन? तो थाइमस से, पीनियल से, पीयूष से या अधिवृक्क? ये अधिवृक्क से स्रावित होता है। और हमारे जो दोनों गुर्दे पाए जाते हैं हमारे दोनों साइड पे, ठीक है, दोनों साइड पे जो होते हैं इस तरह से जो बने होते हैं, इनके ऊपर ही ये चीज़ यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से हमारे गुर्दे जो बने होते हैं उनके यहाँ पर ये ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, यहीं से स्रावन होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो पैनक्रियास से होता है, अधिवृक्क से होता है या पीनियल से होता है या पीयूष से होता है? तो इंसुलिन जो होती है वो होती है स्रावित आपकी पैनक्रियास से, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।